सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम जीएस के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण खंड भूगोल में हैं और आज हम भारत के भौतिक विभाजन को शुरू करेंगे। कल हमने बीपीएससी 71 के क्वेश्चन बैंक को देखा था और आपने उसमें एक बार यह आइडिया लगा लिया होगा कि कौन सा सेक्शन हमारे लिए कितने अंकों तक महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में अभी हम ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में हैं। कक्षा के दृष्टिकोण से शायद तीसरे क्लास में है। चैप्टर का नाम सभी लिख देंगे, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। यहां से क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बात ध्यान रखना है, कई बार हम सुनते हैं कि भारत क्या है, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। जिस तरह से भारत में सांस्कृतिक तौर पर वैविध्य है, विविधता है, उस तरह से जो भारत का भूगोल है वह भी विविधताओं से भरा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भारत की संस्कृति की भांति ही भारत का भूगोल भारत की संस्कृति की भांति ही विविधताओं से भरी है। संस्कृति की भांति ही विविधताओं से भरी है। ठीक है। अब हम सबसे पहले मैप की बात करेंगे। तभी अपने समक्ष मैप रखेंगे। मैं यहां भारत का मैप निकाल लेता हूं एक बार। यह भारत का नक्शा है जो आप सभी के समक्ष है। अब इस नक्शे को यदि ध्यान से देखा जाए तो हम भारत को 4 पार्ट्स में बांटकर देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं इसमें? तो इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को, जो कहां से कहां तक है। तो आप पाएंगे कि जो हिमालय है, जैसे आप नेपाल इस जगह पर देखेंगे तो इसके ऊपर आपको हिमालय की यह श्रृंखला मिलेगी। अपने मैप में देखेंगे तो इस प्रकार यह जो रेंज है, यह पहाड़ों का रेंज है और यह रेंज उत्तर दिशा में है। तो सबसे पहला पार्ट हो सकता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद हो सकता है यह मैदान का क्षेत्र नंबर 2 पर, जब थोड़ा नीचे आएंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? पठार का क्षेत्र हो सकता है, जैसे झारखंड का जो एरिया है, छोटा नागपुर का जो एरिया है। और उसके बाद क्या हो सकता है? द्वीपीय क्षेत्र हो सकता है। जैसे आप देखेंगे इस तरफ द्वीपों का एक समूह आपको मिलेगा, इस तरफ भी आपको द्वीपों का समूह मिलेगा। और साथ ही जैसे राजस्थान में मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है। तो यानी यदि हम उच्चावच के दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो उच्चावच के दृष्टिकोण से हम पाएंगे कि भारतीय भूभाग को 4 प्रदेश में बांटा जा सकता है। पहला होगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा होगा मैदानी क्षेत्र, तीसरा होगा प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र और चौथा हो जाएगा द्वीप और तट का क्षेत्र, साथ ही मरुस्थल। लिख दीजिए उच्चावच एवं, उच्चावच समझते हैं ना, ऊंचाई नीचाई। उच्चावच एवं उच्चावच एवं भौतिक लक्षण के आधार पर, उच्चावच एवं भौतिक लक्षण के आधार पर, भौतिक लक्षण के आधार पर, उच्चावच एवं भौतिक लक्षण के आधार पर भारत के भूगोल को, भारत के भौतिक भूगोल को, भूगोल को 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है।
चार भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, पहला, पहला में लिखिए, फर्स्ट में, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। मैप में देख लीजिएगा, हिमालय का जो रेंज है उसी रेंज की हम यहां बात कर रहे हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब इसमें जैसे अरावली को भी देख लेंगे, जब पर्वत देख ही लेंगे तो बचता ही कितना है। दक्षिण भारत के पर्वतों को भी देख लेंगे, इसी में सब कर लेंगे एक साथ। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए पर्वतों का क्या महत्व है। एक तो टूरिज्म में, यानी पर्यटन में इसका महत्व है, और दूसरा औषधि के क्षेत्र में इसका महत्व है। आपने संजीवनी बूटी की चर्चा आदिकाल में सुनी है, वहां से लेकर और वर्तमान तक हिमालय औषधियों का भंडार है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे पर्यटन प्लस औषधि। ठीक है, पहला। दूसरा लिखिए नंबर 2 में, मैदान का क्षेत्र। मैदान का क्षेत्र, कल परसों हमने एक नक्शे में पढ़ा था इसको अलग से कि 43% क्या है भारत में, मैदानी क्षेत्र है। तो ब्रैकेट में 43% को मेंशन कर देंगे, मैदान का क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल याद भी रखते चलेंगे। अब इसमें क्या सब आएगा, तो सबसे पहले तो गंगा का ही मैदान आ जाएगा। 4 राज्यों के मैदान सम्मिलित हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और इस कड़ी में यह भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, सतलज का मैदान, जो भी और मैदान है उसका भी समेकित रूप से हम यही अध्ययन कर लेंगे। अब मैदानी क्षेत्र की महत्ता क्यों है, इसकी सबसे बड़ी महत्ता इसलिए भी है क्योंकि यह खाद्यान्न के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त पोषक जगह होता है। खेती हो सकती है यहाँ फ्लैट, पहाड़ों पर खेती करना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, खेती करना सहज है। और इससे संपूर्ण राष्ट्र के खाद्यान्न आपूर्ति को हम जोड़ कर देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इसको लिख देंगे खाद्यान्न। दुनिया में आपने जितनी सभ्यताएं देखी हैं सब कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्र में नदियों के किनारे ही बसे। उसका यही कारण था कि जलापूर्ति और खाद्यान्न की आपूर्ति, यदि ये दोनों वहां हो जाएं तो घर बनाकर तो आदमी कहीं भी रह सकता है। तो जो भी सभ्यताएं आई संसार में, चाहे दजला फरात के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता आई हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु और सिंधु नदी के किनारे आई हो, या चाहे गंगा के घाटी की सभ्यता को आपने इतिहास में पढ़ा था 6ठी सदी ईसा पूर्व के समय में, तो सब के सब सभ्यताओं का आविर्भाव नदियों के किनारे ही हुआ। इसको ध्यान में रखना है। तीसरा लिखिए प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र, इसका एरिया वाइज यदि हम देखेंगे तो 27% है। और कल बता दिए थे चर्चा के करीब में कि जो पठार का क्षेत्र होता है वो खनिज के लिए क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं मिनरल्स, खनिज अति महत्वपूर्ण है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चौथा, तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र प्लस मरुस्थल कर लीजिए, इसमें इसको एक साथ देखा जाएगा। तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र प्लस मरुस्थल, इसको हम एक साथ देख लेंगे। ठीक है कि नहीं, आगे चलते हैं। अब जैसे कि 4 पार्ट्स में हमने भारत के भौगोलिक संरचना को देखा है, तो सबसे पहले है पर्वत, तो पर्वत से ही शुरू करेंगे। हेडिंग में लिखिए पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन रेंज।
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। एक एक को समझ कर लिखेंगे। अब यदि आप उत्तर के पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ था, याद रखते चलेंगे। और इसका एक पार्ट हो सकता है महान हिमालय, या वर्तमान का जो हिमालय है, तो मैं सीधा हिमालय ही लिखता हूं, जो आज का हिमालय है। इसके भी तीन भाग हैं हिमालय के। पहला हो सकता है ट्रांस हिमालय, और दूसरा हो सकता है हिमालय जो वर्तमान में है। ठीक है। अब आप इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें क्या सब आ सकता है? इसमें एक तो आ सकता है महान हिमालय, जिसको हम आगे देखेंगे। एक आ सकता है मध्य हिमालय, जिसमें भारत के सारे हिल स्टेशन हैं लगभग। और एक आ सकता है शिवालिक, शिवालिक हिमालय, तराई का क्षेत्र, जिसको हिमालय का चरण भी कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, औसत हाइट इसकी है 4000 से लेकर 6000 मीटर, और इसकी है 1000 से लेकर 1500 मीटर के आसपास। हाइट के आधार पर ही इनका नामकरण हुआ है। इसको जरूर मेंशन कर लीजिए, इसको जरूर लिख लीजिए। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ट्रांस और हिमालय, दो पार्ट में। याद रखना है कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, उसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ था। आज का जो हिमालय है उसके तीन पार्ट्स हो सकते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय के भी कई नाम हैं, याद रखिएगा। हिमाद्री भी उसका नाम है, बर्फों का घर। ठीक है, इसको भी याद रखना है, विस्तार से आगे हम देखेंगे। अभी आप एक काम करेंगे, ट्रांस हिमालय के नीचे लिख दीजिए, मैं लिखवा देता हूं। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, उसी के नीचे और जगह हो तो लिख दीजिए। अब है कहां पर ट्रांस, इसको कैसे समझेंगे? तो पहले इसको समझ लीजिए। जब हम हिमालय की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे आपके नक्शे में एक बिंदु होगा जहां तिब्बत लिखा होगा। सभी लोग अपने अपने मैप को कंट्रोल कर देखिए, तिब्बत लिखा होगा, चीन में पड़ रहा है। चीन का स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत, याद रखिएगा, तिब्बत। अब जो नेपाल है, नेपाल में आप देखेंगे ये हिमालयन रेंज दिया हुआ है यहां ऐसे, इस तरह से हिमालय। इसके और उत्तर जाएंगे तिब्बत की ओर तो शुरू होता है ट्रांस, और ज्यो ज्यो भारत की तरफ आएंगे तो शुरू होता है हिमालय। इस अंतर को समझना है कि तिब्बत से ज्यो ज्यो चीन की ओर जाएंगे, यानी नेपाल से ज्यो ज्यो चीन की ओर बढ़ेंगे तो ट्रांस, और चीन से ज्यो ज्यो दक्षिण आएंगे भारत की तरफ तो हिमालय शुरू हो जाएगा। इसको लिख दीजिए, देखिए ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में है, तिब्बत में है। ठीक है। अब यदि हम ऐसे चलें,
दक्षिण से उत्तर, तीर को देखिए कैसे जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर, यहां भी चले दक्षिण से उत्तर, तो कौन कौन सी श्रेणी आएगी, तो लिख दीजिए, पूछा जाता है। ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर की ओर, ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, काराकोरम श्रेणियां आती हैं। कहां से कहां तक, नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर। ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियां आती हैं, श्रेणियां आती हैं। ठीक है, डायरेक्शंस को याद रखना है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से लगातार प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब राइट साइड आइए, हिमालय के नीचे जहां आपने हिमालय बनाया था, हिमालय के नीचे लिखिए, जहां आपने हिमालय लिखा था, लिखिए हिमालय प्रकृति रोधक नहीं है। हिमालय प्रकृति रोधक नहीं है, बल्कि बल्कि अपवाह, अपवाह, जलवायु, जलवायु और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में जाना जाता है। अपवाह, जलवायु और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। अब हेडिंग बना के लिखिए कैलाश। याद रखिएगा कैलाश पर्वत भारत में नहीं है, यह चीन में है। और मैं आपको एक और बड़े महत्ता की बात बता देता हूं, भारत की तरफ से हिमालय क्या है, सीधे ऐसे है, खड़ा है, और चीन की तरफ से क्या है, स्लोप है। तो हिमालय पर जो पर्वतारोही जाते हैं, माउंटेनियर्स जाते हैं, वह चीन की तरफ से चढ़ना पसंद करते हैं। जब कोई विकल्प ना हो, उस कंडीशन में ही कोई भारत की ओर से यात्रा करना चाहेगा, लेकिन वो लगभग असंभव होता है, खास करके कैलाश की यात्रा। तो यात्रा चीन की तरफ से अधिक आसान है, इसीलिए लोग उसको प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं, आकृति ऐसी है, भारत की तरफ से ऐसा है और चीन की तरफ से ऐसा है, तो सीधे इस ढलान पर जाना आसान नहीं होगा, लेकिन स्लोप ठीक ठीक बन जाएगा। यहां पर टेन थीटा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, चढ़ना थोड़ा अधिक आसान होगा। तो इसके कारण ही, स्ट्रक्चर के कारण ही चीन की ओर से लोग कैलाश को प्रेफर करते हैं, मानसरोवर तक जाना। लिखिए कैलाश, कैलाश हेडिंग बनाकर इसमें लिखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कैलाश श्रेणी का नाम है, ध्यान रखिएगा, और कैलाश एक शिखर भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह वर्तमान में POK, पाकिस्तान ओरिएंटेड कश्मीर में है, माने हमारे कब्जे में नहीं है। यह वर्तमान में POK में है, ब्रैकेट में लिखिए 8611 मीटर,
8611 मीटर। अब यहां पर एक दो बातों को सटीकता से याद रखना चाहिए। कई बार परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह पूछना यह चाहता है परीक्षक कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का तात्पर्य है कि जो भारत के का तो है लेकिन कब्जे में नहीं है। अब भारत में का मतलब है कि भारत का है भी और भारत के कब्जे में भी है। कौन बताएंगे दोनों का उत्तर? भारत की या में? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर लिखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। 8611 मीटर। इसका पाकिस्तान ने क्या नाम रखा है? इसका पाकिस्तान ने क्या नाम रखा है अर्चना कुमारी जी? कोई भी? शाह गौरी लिख दीजिए। पाकिस्तान ने इसका नाम शाह गौरी रखा है। पाकिस्तान ने इसका नाम शाह गौरी रखा है। शाह गौरी रखा है। आगे चलते हैं। वहीं पर एक दूसरा पॉइंट मेंशन कीजिए कॉपी के शीर्ष पर। भारत में, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सिक्किम। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। 8598 मीटर, 8598, 8598 मीटर सिक्किम में है, याद रखना है। अब यह क्या है, हमारे कब्जे में है। तो जब भी आपसे में पूछा जाएगा तो कंचनजंगा, की पूछा जाएगा तो K2, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जास्कर, हेडिंग में जास्कर। लिखिए भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास, द्रास एक जगह का नाम है। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। पाया जाता है। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र द्रास जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। अगले पॉइंट में इसको जरूर लिख दीजिए। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग में लद्दाख। चार श्रेणियों को ध्यान रखना चाहिए। लद्दाख, इसके बारे में एक पॉइंट तो सबको पता होगा, यह शीत मरुस्थल है।
या ठंडा मरुस्थल है? तो लिखिए, इसे शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। कहा जाता है। यहां सबसे कम वर्षा होती है। यहां सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा होती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। यहां पर एक लेह नाम का जगह भी है, लेह लद्दाख। देखिए, लेह सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम कहां है? सबसे अधिक उत्तर में है। सबसे नॉर्थ के पॉइंट पर है, तिब्बत के पास। यह श्रेणी सबसे उत्तर में होगा चारों में से। तो काराकोरम में लिख दीजिए, यह सबसे अधिक उत्तर में अवस्थित है। यह सबसे अधिक उत्तर में अवस्थित है। इसे उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। इसे उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। इसे उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब एक बात को ध्यान में रखना है। दो बातें हो गई, लिख दिया। काराकोरम के अधीन ही सियाचिन नाम का ग्लेशियर है, जिस पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भी लड़ा जा रहा है, सबसे अधिक हाइट पर, भारत पाकिस्तान के बीच। और दुनिया का सबसे महंगा युद्ध भी लड़ा जा रहा है। बहुत खर्च है उसमें, क्योंकि ऐसे जगह पर है जहां सैनिकों को जो बेसिक जो नीड्स होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, उनको पहुंचाने के लिए उन पर काफी खर्च करना पड़ता है। ऊपर से जो बर्फ गिरती है, तो ठंड की मार से बचाने के लिए भी सरकार को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। लिख दीजिए, इसमें कई ग्लेशियर हैं। इसमें कई ग्लेशियर हैं, जिसमें जिसमें सबसे बड़ा इसमें कई ग्लेशियर हैं, जिसमें सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट सियाचिन है। नेक्स्ट पॉइंट, सियाचिन सबसे महंगा और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन सबसे महंगा और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे महंगा और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके अतिरिक्त बाल्टोरो ग्लेशियर इसके अतिरिक्त बाल्टोरो ग्लेशियर एवं इस पर हर्षिकार सप संयुक्त र इस पर ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में ही है। बाल्टोरो ग्लेशियर एवं हिस्पर ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में ही है।
ठीक है, तो यह था बेसिक परिचय, इसको ध्यान रखिएगा ट्रांस के क्षेत्र में। अब इसके नीचे जब इंडिया की तरफ आएंगे तो शुरुआत हिमालय से होगी, जिसके 3 पार्ट्स लिखवा दिए हैं। कौन कौन सा है? तो महान हिमालय या हिमाद्री, उसका या उच्च हिमालय भी कहते हैं उसको, महान का ही नाम उच्च है। उसके बाद है मध्य हिमालय, जहां लगभग सभी कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, शिमला सभी हिल स्टेशन मौजूद हैं। और उसके बाद है तराई का क्षेत्र, शिवालिक हिमालय, 1000 से 1500 मीटर। मीरी, आबोर, मिसमी, डाफला, ये सब क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, अरुणाचल वगैरह में। नेपाल में भी इसका एरिया आपको मिल जाएगा, इसको तराई के नाम से जानते हैं। हिमालय के चरण के नाम से भी शिवालिक हिमालय को जानते हैं। तो इसको हम लिखने का कार्य करेंगे। हेडिंग होगा हिमालय। हिमालय। अब हिमालय की सबसे खास बात क्या है? हिमालय की सबसे खास बात है, यह नवीन वलित पर्वत पर्वत है। एकदम नया बना है, मोड़दार है। यहां पहले टेथी सागर बहा करता था, बता दिए थे एक क्लास में। लिख दीजिए पहला पॉइंट हिमालय में, हिमालय पर्वत एक नवीन और वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत एक नवीन और वलित पर्वत का उदाहरण है। उदाहरण है। वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। वलित पर्वत को ही मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर से निर्माण होने के कारण इसमें टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर से निर्माण होने के कारण निर्माण होने के कारण मोड़ पड़ जाते हैं या वलित पड़ जाते हैं। मोड़ पड़ जाते हैं। अब यदि हम इस श्रृंखला में हिमालय को देखेंगे तो आप पाइएगा इधर लद्दाख के एरिया से लेकर जहां सिंधु बहती है, यहां से लेकर और आपको ब्रह्मपुत्र के मैदान तक मिल जाएगा हिमालय। ये पूरा एरिया हिमालय का ही मिलेगा आपको। ठीक है, लिख दीजिए हिमालय का विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक है। हिमालय का विस्तार सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक है। अब यदि हम क्षेत्रीयता के आधार पर देखें, एक तो हमने भौगोलिकता के आधार पर देखा, तो हिमालय के 4 पार्ट्स हो गए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। 4 पार्ट्स हो गए। ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, उसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। लेकिन जो बाकी के हिमालय हैं वो हिमालय के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जन्म बाद में हुआ है, वलित पर्वत है, जिसको एक साथ हिमालय कहते हैं। 3 पार्ट से महान, मध्य और शिवालिक। लेकिन जब हम क्षेत्रीय विविधता के आधार पर देखते हैं तो वहां पर नाम बदल जाता है। लिख दीजिए क्षेत्रीय विविधता के आधार पर, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर हिमालय के कई खंड हैं। क्षेत्रीय विविधता के आधार पर हिमालय के कई खंड हैं। कई खंड हैं। कई खंड हैं। पहला, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। कश्मीर या उत्तर
पश्चिम हिमालय। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर लिखिए, महान हिमालय के कई नाम हैं। सबसे ऊपर, महान हिमालय के कई नाम हैं, जैसे वृहत हिमालय, वृहत, वरिकर हत, वृहत हिमालय, या उच्च हिमालय, उच्च हिमालय, या हिमाद्री, हिमाद्री, या महान हिमालय। इसको याद रखना है। अब आते हैं मूल बातों में लौटकर। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय और मत लिखिएगा, कश्मीर हिमालय वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच, कश्मीर हिमालय वृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है, अवस्थित है, एवं एवं इस कड़ी में कश्मीर घाटी और डल झील उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षेत्र करेवा मिट्टी, कर वाकर करेवा, यह क्षेत्र करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, एवं एवं केसर या जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। केसर या जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। एक बात सभी को याद रखना चाहिए, यदि चार फलों का नाम दे दे या चार इस तरह से ड्राई फ्रूट्स का नाम दे दे, काजू, किशमिश, केसर, पिस्ता वगैरह कुछ ऐसा दे दे, और आपसे पूछे कि इनमें सबसे महंगा कौन है, तो निसंदेह सबसे महंगा केसर होगा। केसर को ही टिक करके आना है, आउट क्वेश्चन है। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, याद रख लेंगे सभी अभ्यर्थी। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए, लिखिए, केसर का उत्पादन सबसे अधिक ईरान करता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक ईरान करता है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक ईरान करता है, कभी नहीं भूलना है, याद रखना है। और सबसे महंगा पूछेगा तो केसर ही उत्तर होगा। इसको ट्रिक बना के याद रख लीजिए, कहीं लिख भी सकते हैं खुद से। नोट नंबर 2, सेकंड, दूसरा, लिखिए, कश्मीर हिमालय में ही, कश्मीर हिमालय में ही, कश्मीर हिमालय में ही मीठे पानी की झील वुलर झील और डल झील अवस्थित है। मीठे पानी की झील वुलर झील और डल झील अवस्थित है।
जबकि जबकि पांगोंग झील एवं पांगोंग झील एवं सोमू रिरी सोमू रिरी झील, पांगोंग झील एवं सोमू रिरी झील झील दो लवणीय झील का उदाहरण है। दो लवणीय झील का उदाहरण है जो जो कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। दो मीठा वाला भी लिखवा दिए हैं, डल और वुलर। अब दो लवणीय वाला भी लिखवा दिए हैं, पैगोंग और सोमुरीरी। इसको अलग अलग याद रख लेंगे तो बहुत फायदा होगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये सब किस में है? कश्मीर हिमालय में है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर हिमालय से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना है सिंधु लिखवा देते हैं अभी। एक नदी है झेलम और एक नदी है चिनाब। लिख दीजिए। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि कश्मीर हिमालय से कई नदियां प्रवाहित होती हैं। कश्मीर हिमालय से कई नदियां प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। कश्मीर हिमालय में कई तीर्थ स्थान भी हैं। कश्मीर हिमालय में कई तीर्थ स्थान भी हैं। कई तीर्थ स्थान भी हैं। जैसे सबसे तो पहला लिख दीजिए, बर्फ से बना हुआ अमरनाथ की गुफा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगातार आतंकवादी हमलों के जद में होता है, सरकार उसको हाई सिक्योरिटी में रखती है उस जगह को। इसमें लिख दीजिए बर्फ से बना अमरनाथ की गुफा। बर्फ से बना अमरनाथ की गुफा। और दूसरा दूसरा याद रखिएगा, एक तो अमरनाथ है, दूसरा है चरार ए शरीफ। चरार ए शरीफ, इसको भी याद रखना है। चरार ए शरीफ, ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर राज्य, बड़गाम जिला। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहां पर शेख नूरुद्दीन नूरानी का मजार है, याद रखना है, जिनको नंदी या नंद ऋषि भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा इसको, केवल नूरुद्दीन याद रहेगा। नेक्स्ट नोट लिखिए, झेलम नदी का बहाव विसर्प की भांति है। झेलम नदी का बहाव विसर्प की भांति है। विसर्प की भांति है। विसर्प की भांति है, इसको याद रख लीजिए।
इसके बाद लिखिए हेडिंग में उत्तरांचल हिमालय या हिमालय, जिसको हम हिमालय कहते हैं वो उत्तरांचल हिमालय है, मेनली केंद्र वाला हिमालय, उत्तरांचल हिमालय अथवा हिमालय। अब ये कहां पर है? तो नामे है उत्तराखंड, तो वहां पर होगा। बस नदियों का लोकेशन इसमें याद रखना है। देखिए नक्शे को, देखिए गौर से, मैप में उत्तराखंड कहाँ है उसको खोजिए। तो ये रहा उत्तराखंड, ये एरिया क्या है? उत्तराखंड का है। इसको देखिए, ये उत्तराखंड का एरिया है, इस आसपास का हिमालय। इसमें ये लिख दीजिए हिमाचल, मान हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश यहां मिल जाएगा आपको, ये रहा हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में पश्चिम में रावी, पश्चिम में रावी, रावी नदी, पश्चिम में रावी, और पूरब में काली नदी, पूरब में काली नदी के बीच उत्तरांचल हिमालय अवस्थित है, के बीच उत्तरांचल हिमालय अवस्थित है। अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी, इस क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी रावी, व्यास और सतलज, इस क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी रावी, व्यास और सतलज, सतलज, जबकि गंगा की सहायक नदी यमुना और घाघरा अवस्थित है। गंगा की सहायक नदी यमुना और घाघरा यहां अवस्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उत्तरांचल हिमालय की सबसे खास बात क्या है, कौन बता सकता है? कोई अभ्यर्थी? सबसे खास बात क्या है जो बिल्कुल डिफरेंट है? इसकी सबसे खास बात है कि हिमालय के जो तीनों श्रृंखला है, कौन कौन सा? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, 6000 मीटर, 4000 के मीटर के आसपास, और 1000 से 1500 मीटर, ये तीन प्रकार की श्रृंखला आपको एक साथ उत्तरांचल में मिल जाएगी। इसीलिए उत्तरांचल हिमालय को ही असली हिमालय भी माना जाता है। लिख दीजिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखला, हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी? तीनों पर्वत श्रृंखला, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखला, बृहत, मध्य और शिवालिक, तीनों पर्वत श्रृंखला, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नाम, उत्तरांचल हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन ऐड कर दीजिए, लिखिए उत्तरांचल में इसे नागा टिब्बा और हिमाचल में धौलाधर के नाम से जानते हैं। उत्तरांचल में इसे नागा टिब्बा और हिमाचल में इसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इसको याद रखना है। धौलाधर कहां पर है? हिमाचल में है। नागा टिब्बा कहां पर है? इसी का नाम उत्तरांचल में है। अब एक भोटिया जनजाति होती है, घुमंतू भोटिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है ना। वो ऋतु के साथ साथ क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, स्थिर होकर नहीं रहते। तो लिख दीजिए, उल्लेखनीय है कि, हाँ, हाँ, उल्लेखनीय है कि इसी हिमालय में, इसी हिमालय में वृहत हिमालय के क्षेत्र में, इसी हिमालय में वृहत हिमालय के क्षेत्र में, इसी हिमालय में वृहत हिमालय के क्षेत्र में भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति पाई जाती है, जिसमें जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। जिसमें ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। ऋतु प्रवास की घटना पाई जाती है। ठीक है, आप एक नोट लिख सकते हैं इसके बाद। नोट लिखिए, थारू जनजाति, थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। शोक के रूप में मनाता है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, उत्तरांचल हिमालय में ही बुग्याल, बुग्याल का नाम सुना भी होगा और पूछा भी जाता है। घास का मैदान होता है ये। इसी हिमालय में बुग्याल ब्रैकेट में घास का मैदान पाया जाता है, जो काफी ऊंचाई पर होते हैं। इसी हिमालय में बुग्याल घास का मैदान पाया जाता है, जो काफी ऊंचाई पर होते हैं। काफी ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, अब तीन चीजें ऐसी हैं जो उत्तराखंड में मिलती हैं। कौन बताएंगे? बहुत चर्चित है, बहुत चर्चित है। एक फूलों की घाटी है, दूसरा क्या है? एक हेमकुंड साहब है, और एक जोशी मठ है। तीनों पूछा जाता है। कॉपी के सबसे ऊपर जाकर लिख दीजिए, लिखिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। ठीक है, हेमकुंड साहब सिखों का तीर्थ स्थल है। हेमकुंड साहब और जोशी मठ तीनों उत्तराखंड में है। पूछेगा परीक्षा में। फूलों की घाटी, जोशी मठ और हेमकुंड साहब तीनों उत्तराखंड में है। मूल बातों में लौट आइए, नीचे मुख्य बातों में। अभी हमने फूलों की घाटी की चर्चा की है। फूलों की घाटी ये चमोली में है, उत्तराखंड में। लिख दीजिए, फूलों की घाटी ब्रैकेट में चमोली, उत्तराखंड, इसी हिमालय में है, उत्तरांचल हिमालय में। फूलों की घाटी ब्रैकेट में चमोली, उत्तराखंड, इसी हिमालय में अवस्थित है।
इसी हिमालय में अवस्थित है। ठीक है। आपने चारों धाम का नाम सुना होगा यहां पर। तो इसी में है, उत्तराखंड में देवभूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सबसे पहले चरण उत्तराखंड में ही पड़े, ऐसा कहा जाता है। तो वो चार धाम कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लिख दीजिए, चार धाम इसी में अवस्थित है। इसी में अवस्थित है। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस देवता का मंदिर है, किसका है बद्रीनाथ? ब्रैकेट में लिख दीजिए भगवान विष्णु का मंदिर है बद्रीनाथ, पूछा जाएगा। बाकी सारे नाथ महादेव के मंदिर हैं, भगवान शंकर के मंदिर हैं, लेकिन बद्रीनाथ एक ऐसा मंदिर है जो विष्णु का मंदिर है। इसको मेंशन कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। कई बार अभ्यर्थी गलती कर लेते हैं इसमें। ठीक है। आज टॉपिक देके छोड़ दीजिए, सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय, कल से देखेंगे इसको। सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय। मैं देख रहा हूं कि थोड़ा विभागीय अवकाश आजकल में मिल जाता है, तो मैथ का एज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को भेज देते हैं। बन चुका है क्वेश्चन, रेडी भी है, बहुत दिनों से बना हुआ है। खुद से बना के देखिएगा, और उसके बाद मैं क्लास में भी उसको अटैच करने की कोशिश करता हूं। एक बार छोटू जी 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, विज्ञान भी साथ लेकर चलेंगे, फिजिक्स को जगह दे देते हैं वहां पर। वीक में एक शेड्यूल बना देते हैं कि 2 दिन भौतिकी चलेगा। ठीक है। कल, कल तो नहीं लेकिन परसों तक शेयर कर देंगे रूटीन पूरा। और अभी जिम्मेदारी ज्यादा है नौकरी की, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इतना बड़ा चार्ज मिला हुआ है कि संभालते संभालते ये पता नहीं चल पा रहा है कि दिन दिवस कैसे गुजर रहे हैं। अभी ये स्थिति हो गई है। अब देखिए 19 तक है, 19 के बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करूंगा, और वहां से फिर हमारी जो क्लास की गाड़ी है वो अपनी पटरी पर चलेगी वापस। आज क्लास को मैं यही विराम दे देता हूँ, यहाँ से कल देखेंगे दार्जिलिंग वाले से। सभी लोग उपस्थित रहेंगे, मैप पे आप सबके पास होगा ही, रिवाइज करते रहिए। शुभ रात्रि।